नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला तो है काव्य गुण और दूसरा पढ़ेंगे हम काव्य दोष। प्यारे बच्चों, रस है, रस को बढ़ाने वाले होते हैं काव्य गुण, रस को घटाने वाले होते हैं काव्य दोष। तो एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। ये उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष है बढ़ाने वाला। रस को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं काव्य गुण कहलाते हैं। और रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा प्यारे बच्चों रस है। देखिए, प्राचीन समय में भरत मुनि और दंडी ने, आचार्य दंडी और भरत मुनि ने, इन दोनों विद्वानों ने क्या किया था? काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। कितनी मानी थी? 10 मानी थी। लेकिन सामान्यतः काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है। वे 3 कौन कौन से? एक तो ओज गुण है, दूसरा माधुर्य गुण है और तीसरा प्रसाद गुण है। ओज गुण के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? जिस रचना को पढ़ते समय हमारा अंग अंग फड़कने लग जाता है, हमें वीरता का भाव जागृत होता है, हमें क्रोध का भाव जागृत होता है, वहाँ पे ओज गुण होता है। माधुर्य गुण में क्या होता है? जिस रचना को पढ़ते समय हमारा हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए, आनंद की अनुभूति होती है, कर्णप्रिय होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम उनको सुनते रहें या पढ़ते रहें, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। और प्रसाद गुण प्यारे बच्चों क्या होता है? इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। कहने का मतलब ये, जिस रचना को पढ़ते समय ही उसका अर्थ आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। और हमारी हिंदी के अंदर 70% से अधिक रचनाएं इसी प्रसाद गुण में लिखी जाती हैं। अब इन रसों के अंदर कौन कौन से, जो ये 3 गुण हैं, उन गुणों के अंदर कौन कौन से ऐसे रस हैं जो कि इनको बढ़ाते हैं, तो उनकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण में क्या है? या ओज गुण, ओज गुण में क्या है? देखना, ओज शब्द का अर्थ है तेज, प्रकाश या दीप्ति। अर्थात कहने का मतलब ये, जिस रचना को सुनने से हमारे मन में उत्साह, वीरता या आवेग का भाव जागृत होता है, वहाँ पे ओज गुण होता है। इसमें कौन कौन सी क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं इन रचना करते समय, ओज गुण में रचना करते समय क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, तो वो देख लेते हैं। इसमें चित्त में यानी हृदय के अंदर दीप्ति, आवेग या आवेश या उत्साह उत्पन्न होता है। दूसरा, इसमें द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्णन और परुष यानी कठोर वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। लंबे लंबे समास, लंबे लंबे समास का अर्थ ये पंक्तियां हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं इसमें। साथ ही मूर्धन्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य टय वर्ण है, ये टय वर्ण है, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ट ठ ड ढ। ये क्या है? इन शब्दों का, इन वर्णों का अधिक से अधिक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें गोड़ी है, गोड़ी रीति है, वो देखने को मिलेगी। रीतियाँ कितनी होती हैं? रीति भी प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली। आगे देखिए, वीर रस मिलेगा इसमें, रौद्र रस मिलेगा इसमें, विभत्स रस, ये तीनों रस इसमें देखने को मिलते हैं। अगला हमारा है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा कि माधुर्य का अर्थ क्या होता है? मीठा होता है। कहने का मतलब ये, जिस रचना को पढ़ करके, सुन करके हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता अर्थात उल्लास का पल हम महसूस करते हैं, कर्णप्रिय रचना होती है, कोमलकांत पदावली होती है, ये जहाँ भी होंगे वहाँ पे माधुर्य गुण हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा? कोमल वर्णों से युक्त कोमलकांत पदावली होती है, टय वर्ण रहित। टय वर्ण, देखिए टय वर्ण तो मूर्धन्य है, और मूर्धन्य किस में आता है? ये तो ओज में आता है। कौन सी में आता है? ओज में आता है। तो टय वर्ण इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। अल्प समास या समास का छोटी छोटी पंक्तियां हैं वो इसमें दिखाई पड़ेंगी। श्रृंगार है, शांत है, करुण है, ये इसमें, ये तीनों रस क्या है? इसमें दिखाई पड़ते हैं। वैदर्भी है, इसमें रीति आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद गुण। जिस रचना को पढ़ते समय, सुनते समय ही उसका अर्थ आसानी से समझ लिया जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। देखिए, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोधता, सवचता हो, अर्थात सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात अर्थ में स्पष्टता होगी, सहजता होगी, सरलता होगी, सभी रस इसमें विद्यमान रहते हैं। ये प्रसाद गुण एक ऐसा गुण है जिसके अंदर ओज गुण और माधुर्य, ओज तथा माधुर्य दोनों गुणों का मिला जुला रूप इसमें देखने को मिलता है। अब हम पढ़ लेते हैं काव्य दोष।
दोष कौन कौन से होते हैं? देखिए दोषों की संख्या 3 मानी जाती है। काव्य दोष भी कितने हैं? काव्य दोष भी 3 माने जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपकर्ष करते हैं। अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब रस की शोभा, रस को बढ़ाना। अपकर्ष का मतलब रस को घटाना है। तो यहाँ पे रस का अपकर्ष करेंगे, रसों को घटाने का काम करेंगे, वे काव्य दोष कहलाएंगे। कि कौन कौन से होते हैं काव्य दोष? कौन से हैं? एक तो शब्द दोष है, अर्थ दोष है और रस दोष है। देख लेते हैं। श्रुति कटुत्व दोष। देखिए पर श्रुति कटुत्व, श्रुति का अर्थ था सुनना, कटुत्व मतलब कड़वा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कर्ण कटु शब्द आएंगे, उनके स्थान पे कोई दूसरे शब्द रख दिए जाए तो हमें सुनने में अच्छे लगेंगे। ऐसे कर्ण कटु शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे कौन सा होता है? श्रुति कटुत्व दोष होता है। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, कठोर लगे, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यहाँ पे देखिए, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तुम चुप हो गया। भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा। भर्त्सना का अर्थ क्या होता है? निंदा होता है। यहाँ पे निंदा से भीत हो, यहाँ भर्त्सना के स्थान पे अगर निंदा आता ना तो ये कर्णकटु नहीं लगता हमें। तो ये भर्त्सना के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कर्णकटु है, दोष है, यहाँ पे नजर आ रहा है। अगला है चित्त संस्कृति दोष। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य होता है वहाँ पे अगर मतलब भाषा के संस्कारों में जहाँ गिरावट आती है वहाँ पे चित्त संस्कृति दोष होता है। ये प्रश्न काफ़ी बार इस दोष के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है? देखिए क्षण भर रहा उजाला में, क्षण भर रहा उजाला में, तो उजाला न होगा, क्षण भर रहा उजाले में होता। तो यहाँ पे उजाले के स्थान पे उजाला कर दिया। ये व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण के नियमों के विरुद्ध कार्य कर दिया, तो यहाँ पे चित्त संस्कृति दोष से हो जाएगा। आगे देख रहे हैं अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष क्या होता है? जहाँ पे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, लगे थूक कर चाटने, अभी तो थूक कर चाटना ये क्या है? ये अभद्र है। ये क्या है? अश्लील है, अभद्र है। तो यहाँ पे अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। अगला है हमारा ग्रामत्व दोष, यानी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जिस रचना में करते हैं, साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने से ग्रामत्व दोष हो जाता है। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध चित्त संस्कृति दोष, अश्लील शब्दों का प्रयोग अश्लीलत्व दोष और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग ग्रामत्व दोष। मूड पे मुकुट धरे, मूड का अर्थ यहाँ पे सिर शब्द सिर के लिए है। सिर पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, गोपाल सिर पे मुकुट धर के सो रहे हैं, यहाँ पे दे दिया मूड पे मुकुट धरे गोपाल सोहत। तो यहाँ पे मूड क्या है? यहाँ पे मूड प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्रामीण शब्द है, तो यहाँ पे ग्रामत्व दोष है, ये हो जाएगा। अप्रतीत्व दोष। अप्रतीत्व दोष में क्या होता है? देखिए, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों को प्रयोग में लाना। लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों को प्रयोग में लाना अप्रतीत्व दोष कहलाता है। विषम यह गोदावरी अमृत को फल देते, विस्मय यहाँ जल के लिए विस्मय दे दिया, तो जल विस्मय थोड़ी होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये शास्त्रीय शब्द का प्रयोग हो गया, अतः यहाँ पे अप्रतीत्व दोष हो जाएगा। कलिष्टत्व दोष। कलिष्टत्व दोष में क्या होता है? कलिष्ट का अर्थ होता है कठिन, जिस रचना में अर्थ को आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता है, वहाँ पे कलिष्टत्व दोष होता है। हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फिर। हेमपति का मतलब हिमालय की सुता अर्थात पार्वती के पति, कौन? शिव। वाहन प्रिय, शिव का वाहन कौन है? बैल है। कौन है? बैल के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे कलिष्टत्व दोष हो जाएगा। अगला हमारा है न्यून पद दोष। न्यून पद दोष में क्या होता है? न्यून पद में किसी एक पद की कमी कर ली जाती है। काव्य रचना में किसी एक शब्द की कमी रह जाती है, तो वहाँ पे न्यून पद होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु सम, यहाँ पे समान या सम आता। जो साधु त्यों साधु, जो असाधु त्यों साधु। यहाँ पे क्या है? जल अग्नि वायु राजा। जल अग्नि वायु और राजा बुरे व भले के साथ समान व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे सम शब्द या समान शब्द वो इसमें नहीं आया, तो ये क्या हो गया? न्यून पद हो गया, एक पद की कमी रह गई। एक है अधिक पद, तो एक कम पद है, कम शब्द है, वहाँ पे तो न्यून पद, और एक शब्द ज़्यादा लगा देते हैं, वहाँ पे अधिक पदत्व। काव्य में जहाँ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए वहाँ पे क्या होता है? अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे पुष्प पराग
में पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुरजता है। तो पुष्प पराग तो पुष्प में ही आएंगे ना, तो पराग में रंग कर भ्रमर गुरजता है, ये कह सकते हैं पुष्प में रंग कर भ्रमर गुरजता है, ऐसे कहा जा सकता था। इनमें से किसी एक को नहीं लेना चाहिए था, किसी एक शब्द को यहाँ पे लेना चाहिए था। तो यहाँ पे अधिक पद है, ये दोष हो गया है। अगला है अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष में क्या होता है, कर्म का ध्यान नहीं रखा जाता है, कर्म सही नहीं होता है। अकर्मत्व यानी अनुचित, रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, यानी जब शब्द आगे पीछे रख दिए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, अकर्मत्व होता है। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, विश्व में लीला, विश्व में मानवी निरंतर लीला कर रहे हैं, विश्व में मानवी। देखिए वही बात है ना, गाजर को काट कर, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, यानी खरगोश को काटो पहले फिर उसको गाजर खिलाओ, तो ये हो गया ना। तो यहाँ पे कर्म का ध्यान नहीं रखा, कौन सा शब्द पहले लेना चाहिए कौन सा बाद में लेना चाहिए, वहाँ पे अकर्मत्व दोष होता है। एक होता है दुष्कर्मत्व दोष, यानी शास्त्र लोक के विरुद्ध कर्म हो, वहाँ पे दुष्कर्मत्व दोष है वो माना जाएगा। और एक होता है पुनरुक्ति दोष, जहाँ पे अर्थ की पुनरुक्ति होती है वहाँ पे पुनरुक्ति दोष है वो देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।